नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बीटी बाजार, एक ऐसा शो जहां पर हम स्टॉक मार्केट्स के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। और इस साल 2022 का आखिरी सेशन चालू है और आखिरी आधे घंटे में हमें पता चलेगा कि बाजार में जो क्लोजिंग होगी वो किस तरीके से होगी। इस पूरे साल भर में बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा इन्वेस्टर्स को और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहे जिनकी वजह से बाजार में ये उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन बावजूद इन सभी क्राइसिस के भी बाजार हरे निशान में बंद हो रहे हैं। इस साल 2022 में लगातार 5वां साल होगा जब हम ये या फिर 7वां साल होगा जब हम ये हरा निशान देखेंगे टुवर्ड्स दी एंड। आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे, खास मेहमान से जानेंगे कि अब आगे आने वाला साल क्या कुछ इंडिकेट कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब आपको किस तरीके से बाजार को अप्रोच करना है इस नए साल में, पैसा आखिरकार कहां बनेगा, इन सब के ऊपर फोकस होगा। लेकिन आखिरी आधे घंटा है तो फटाफट से देखते हैं बाजार का ताजा हाल। इस समय अगर आप देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में स्लिप हो चुके हैं एक बार फिर से, और जो गिरावट है वो गहराती चली जा रही है। आधे प्रतिशत तक की गिरावट ये पिछले 5 मिनटों में हुआ है कि हरे निशान से लाल निशान और लाल निशान में आधा प्रतिशत तक की गिरावट अब आपको निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 61,000 का लेवल अब ब्रीच हो चुका है। 330 अंकों की गिरावट, 60,793 के लेवल्स। निफ्टी पर 104 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 18,090 के लेवल्स आपको फिलहाल देखने को मिल रहे हैं 100 अंकों की वीकनेस के साथ। देखते हैं फटाफट से कि ये वीकनेस कहां से इमर्ज हो रही है बाजार के लिए। अगर आप सेक्टर्स में देखेंगे तो फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप 100 इंडिसेस अभी भी अपने हरे निशान में बने हुए हैं। 1% तक के आसपास की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जहां से सबसे ज्यादा प्रेशर अभी क्रिएट हो रहा है बाजार में वो निफ्टी बैंक में है। अगर आप देखें 0.25% तक का डिक्लाइन है, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज अब थोड़ा वीकनेस दिखा रहे हैं। एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर थोड़ी और वीकनेस जारी है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में अभी हरा निशान बना हुआ है। अगर आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में खास तौर पर जो आपको मूव नजर आ रहा है क्लियर तौर पर, अब आप देख सकते हैं ऑटोज भी लाल निशान में स्लिप हो चुके हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज से ही सबसे ज्यादा पेन आ रहा है, आधे प्रतिशत तक के आसपास की गिरावट यहाँ पर। और प्राइवेट बैंक्स तो बैंकिंग स्पेस से मुनाफा वसूली यहाँ पर क्लियर तौर पर दिख रही है। और एफएमसीजी स्टॉक्स आधे प्रतिशत तक की गिरावट के साथ तेजी में। अभी भी पीएसयू बैंक्स लगातार बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी यहाँ पर है। आईटी स्टॉक्स में हरा निशान है, मेटल्स की चमक बरकरार है, रियल्टी स्पेस अच्छी खासी तेजी के साथ इस समय भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे निफ्टी पर खास तौर पर तो 27 स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखेंगे। यहाँ पर जो टॉप लूजर्स हैं एसबीआई लाइफ, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम और एचडीएफसी जैसे नाम आपके स्क्रीन्स पर देखने को मिलेंगे जो कि टॉप लूजर्स की श्रेणी में है। 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑन द पॉजिटिव साइड हालांकि अगर आप देखेंगे तो टाइटन, ओएनजीसी, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेज और बजाज फिनसर्व जैसे कुछ शेयर्स हैं जो भी अभी भी हरे निशान में बने हुए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का। मनीष सुंथालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर है, सीआईओ हैं, हेड ऑफ इक्विटीज हैं और पीएमएस मोतीलाल ओसवाल एएमसी से। स्वागत है मनीष जी आपका इस खास शो पर। और इस साल का आखिरी शो आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस पूरे साल भर के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इस पूरे साल भर को कैसे एनालाइज किया, कैसे सम अप करेंगे। जो कि शुरुआत हुई थी जहां एक तरफ कोविड के कंसर्न्स थे, फिर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और वॉर आ चुका, लेकिन अंत तक आते आते ज्यादातर चीजें अब इंडिया के फेवर में हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कम हो चुके हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, रेट हाइक्स की पेस उस तरीके से अग्रेसिव नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट्स के लिहाज से ये साल आपके लिए कैसा रहा? देखिए, इंडिया एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट है पूरे रीजन में। अभी भी हम 4-5% निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न रहेंगे कैलेंडर 22। और अगर आप दूसरे मार्केट्स की बात करें तो सब लाल निशान में है। हाई सिंगल डिजिट्स से लेके हाई डबल डिजिट्स, मतलब 20% तक की नेगेटिव है दूसरे मार्केट्स में। तो इंडिया हैज बीन अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर, और ये बेसिकली आपके जो अर्निंग स्ट्रेंथ है, फिस्कल 23 की जो अर्निंग स्ट्रेंथ है आपकी 13-14% की, फिर भी आपकी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। और आने वाले साल में जबकि पूरा वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहा है, और मोस्ट लाइकली रिसेशन शैलो या हार्ड रिसेशन आपके मिडिल ऑफ 2023 में आ ही जाएगा, यूएस और अदर मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी इंडिया के मार्केट्स में फिस्कल 24 या कैलेंडर 23 आपकी अर्निंग्स ग्रोथ एनीवेयर बिटवीन 15% प्लस होनी चाहिए। सो इस लिहाज से इंडिया एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट फिस्कल 24 में भी रहना चाहिए। और जहां तक पॉजिटिव रिटर्न्स की संभावना है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी
कि इंडिया का मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहेगा, बहुत ज्यादा नीचे की गुंजाइश मुझे नहीं। तो किस तरीके के लेवल्स आप देख रहे हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 2023 में? अभी हम जो क्लोजिंग हो रही है 18,000 के आसपास हो रही है साल के आखिरी सेशन की, लेकिन गोइंग इनटू 2023 एक साल बाद अभी से क्या लेवल्स देखते हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि 20,000 ऑन द निफ्टी इज अ गिवन दिस फिस्कल ईयर। वो फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर 23 में आता है या सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर 23 में आता है, क्योंकि उस लेवल्स पे भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा डिविएशन फ्रॉम द मीन है ऑन द पॉजिटिव साइड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स एज वेल। जब क्रॉस साइकिल चेंज होता है आपका अर्निंग्स फ्रॉम, जब हम तेजी से मंदी की तरफ जाते हैं या मंदी से तेजी की तरफ जाते हैं, उसमें जो वैल्यूएशन का जो री रेटिंग या वो बहुत ज्यादा एट्रोशियसली एक्सपेंसिव नहीं दिखता है मुझे। तो मुझे तो यही लगता है कि आपके कैलेंडर को ये लास्ट आपका बजट होगा इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस के पहले। एक रूरल कॉमन फोक के हाथ में पैसे देने की गुंजाइश है, क्योंकि कंजम्पशन को एड होगा। गवर्नमेंट पब्लिक केपेक्स कर ही रही है, प्राइवेट केपेक्स की अनुमान है कि प्राइवेट केपेक्स आपके बढ़ेंगे। अजम्पशंस यही है, मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहेंगे और मार्जिन्स एडेड रहेंगे फ्रॉम अ हेडविंडेड एनवायरनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। एक टेलविंडेड एनवायरनमेंट में मार्जिन्स को एक टेलविंड मिलती है और ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटिन्यूटी अगर रहता है तो 20,000 ऑन द निफ्टी मुझे लगता है बहुत संभावित है। तो फिर हम देखेंगे कि वहां से कहाँ पर जाता है मार्केट पर। फ्लोज पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है आपके एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत बड़े सेलर्स हैं इंडिया के मार्केट्स में। अगर रुपी आईएनआर की लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि डॉलर मोर और लेस जो अप्रिसिएशन होना था हो गया यूएसडी, और इंडिया का जो इंडिया की जो आईएनआर है वो जितनी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी वो हो गई। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फ्लोज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव, और डोमेस्टिक फ्लोज तो इन एनी केस हैज बीन क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और एसआईपी की फ्लोज अगर 13,000 करोड़, ऑफ कोर्स अभी नियर टर्म में एसआईपी थोड़ी सी विड्रॉ है बिकॉज ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स बिकमिंग अट्रैक्टिव, बट मोटा मोटी आई थिंक इक्विटीज में फ्लो ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहेगा डोमेस्टिक साइड, बिकॉज म्यूचुअल फंड के कैश इनफ्लोज है, एलआईसी की बाइंग है, सेविंग्स है, प्लस आपकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्सपेक्टेड है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 20 साल ऑफ द निफ्टी इज वेरी वेरी गुड। अगर कोई एक थीम आपको चुननी हो जो कि आपको मन लगता है कि अगले साल डेफिनेटली क्लियरली आउट परफॉर्म करेगी और बेंचमार्क इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा कर देगी, वो स्पेस कौन सी होगी? देखिए, आप अगर देखें कि आईटी और फार्मा जो कि बेलवेदर इंडेक्सेस है और जो कि करेक्शन काफी हुआ है 2022 मतलब कैलेंडर 22 में, तो ये सब स्ट्रक्चरल थीम्स जब एक स्टीप करेक्शन के बाद जाते हैं तो ये पुल बैक आता है। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है, मेरा ये मानना है कि मार्जिन्स क्लियरली बॉटम आउट हो गए और रिसेशन ऑलमोस्ट ऑल एवरीथिंग हैज बीन प्राइस्ड, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस जो है पूरे इंडेक्स ही निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है 25% गिरा है, और आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है 50% तक गिर चुके हैं। इतनी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी क्या खराब हुई है आईटी सेक्टर में? मेरा मानना है नहीं। आपको 2023 कैलेंडर या फिस्कल 24 को डिस्काउंट करना पड़ेगा, और फिस्कल 20 मतलब यू हैव टू लुक 2 years आउट। इट्स नॉट अबाउट द नेक्स्ट ईयर्स नंबर्स, इट इज अबाउट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स नंबर्स। FY25 कैसे दिख रहा है? बिकॉज तब तक फेडरल रिजर्व भी पिवट कर जाएगा, आपके रेट हाइक्स की बातें खत्म हो जाएगी, और probably somewhere down the line you will be starting to talk about rate cuts which will be aiding the environment for IT. तो मुझे ये लगता है कि everything negative has been priced in IT. These are very good times to buy IT stocks. और एक ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। सिमिलर इज द केस विद फार्मा। फार्मा में कोविड के कारण बंच्ड अप अर्निंग्स थी आपकी कैलेंडर 20 और 21, और आज की डेट में आपने जब वाई वाई कंपेयर करते हैं तो वो डी ग्रोथ दिखता है। पर नॉर्मलाइज बेस में अगर आप पोजीशन कर लें हेल्थ केयर स्पेस में, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ ब्रांडेड जेनेरिक्स इन डोमेस्टिक मार्केट और स्पेशलिटी
generics in international market, you broadly would be okay after the correction years. ठीक है, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपका अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा 2023 के लिए, तो वो क्या है? क्या कुछ ऐसा रेजोल्यूशन आपने बताया है कि लार्ज कैप की जगह मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा फोकस करेंगे, या ऐसा कुछ नया रेजोल्यूशन बनाया आपने? ये देखिए, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से ही पैसा बनता है। ब्रॉडली मुझे ये लगता है कि लार्ज कैप में ज्यादा पैसे बनेंगे इन द करंट न्यू ईयर, बिकॉज क्या है, एंड दिस अ थंब रूल, मतलब ये थंब रूल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप एक डिस्काउंट चलेंगे लार्ज कैप वैल्यूएशन। अगर आपको लार्ज कैप वैल्यूएशन 19-20 टाइम में मिल रहा है, और जबकि कॉर्पोरेट इंडिया का बल्क ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ लार्ज कैप से ही आता है, दीज आर वेरी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी, तो ऑफ कोर्स बॉटम अप अप्रोच में आपको स्मॉल एंड मिड कैप में इंडिविजुअल नेम्स में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पर जेनेरिक बेसिस पर आपको लार्ज कैप्स में ज्यादा पैसे बनेंगे। एंड आई थिंक टू कैलेंडर 23 में और तेजी और एक्सेलरेट होगी, इट्स नॉट गोइंग टू डिसेलरेट as far as India is concerned, because it's going to be, India is like a shining star in the entire region. Yes. From that point of view, Indian markets में अभी भी बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट है in terms of equity penetration and all of that. तो मेरा तो यही मानना है कि करंट कैलेंडर ईयर में जो भी सेविंग्स है आपकी, उसका एलोकेशन थोड़ा और इक्विटीज की तरफ बढ़ाइए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, इसकी जारी रहेगी। जी, तो अगर हम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नए साल में किस तरीके का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पिकअप करेगा पेस? जैसे 2022 के लिए हमने देखा एसआईपी नंबर्स लगातार रिकॉर्ड हाइस पर रहे, तो क्या इसी तरीके से लोग इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई और स्टाइल ऑफ पिकिंग जो है इन्वेस्टमेंट्स की स्टॉक्स में वो ज़्यादा अच्छा करेगी? देखिए, ड्यूरिंग द कोविड इयर्स आपकी जो स्टाइल रोटेशन थी, ग्रोथ इन्वेस्टिंग से वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आ गया। आपकी लो पी स्टॉक्स आपने देखा है, पीएसयूज में बहुत शार्प रैलीज हैं, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैव डन वेरी गुड, सो ऑन एंड सो अब, और मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 2 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज गोइंग टू कम। देखिए, इन इंडिया ओनली ग्रोथ वर्क्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी टैक्टिकल प्लेस, बट अगर आपको, मतलब आपको वेल्थ को कंपाउंड करना है तो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से ही पैसा कंपाउंड होता है। और 2 साल के बाद जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में रोटेशन हुआ था, आई थिंक जबकि सब कुछ ओपन अप हो रहा है, तो चाइना भी ओपन अप हो रहा है, दिस कोविड एस्पेक्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, टाइटनिंग साइकिल, यहाँ पर ग्रोथ पर फोकस करने एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वही पैसा बने। जी, आपने आईटी की भी बात की, फार्मा की भी बात की कि हो सकता है नए साल में डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स क्लियर अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं 2022 के लिए। लेकिन पीएसयू बैंक्स, जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 महीनों में यहाँ पर रैली देखी है पिछले नतीजों के बाद अब तक, क्या इस तरीके की रैली आगे भी जारी रहेगी, या फिर अब समय आ चुका है नए साल में पीएसयू बैंक्स में जो अभी तक की रैली देखी गई है उसमें से प्रॉफिट्स निकाल लिए जाए? देखिए, बैंक्स में पैसे बनेंगे। प्रॉब्लम अभी मार्केट्स में ये है कि जितने भी लार्ज बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपके कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, प्रॉफिट ग्रोथ के बावजूद इनमें वैल्यूएशन रीरेटिंग की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी ग्रोथ रीरेटेड। पर बैंक्स में तो, फाइनेंशियल्स में तो पैसे बनेंगे, तो आपके मार्केट जो है डाउन द कर्व जा रहा है, कि सेकंड रन पीएसयू बैंक्स में आ रहा है, वहां पर तेजी आपको देखने को मिली। तो इन द ओवरऑल बैकड्रॉप की बैंकिंग सेक्टर नेक्स्ट 1.5 ईयर 2 इयर्स पर्सपेक्टिव, यहाँ से भी 15-20% का अर्निंग्स ग्रोथ दिखने को मिलेगा। जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, जो कि आज की डेट में पीएसयू बैंक्स में है, वहां पैसे बनेंगे। अब ये देखना है कि कितना क्वालिटी ऑफ द स्टॉक पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे, whether the second run PSU banks, you want to stay with the large banks, or you want to go at least एकदम mid cap PSU बैंक। मेरे माने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एज फार एज पीएसयू बैंक आर कंसर्न। अगर आप और थोड़ा एक दो और नाम देते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक या थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक, वहीं तक सीमित रही, उससे नीचे इट वुड बी प्लेइंग विथ रिस्क, बिकॉज ये आप बहुत लो वैल्यूएशन पर नहीं कर रहे हैं। ये स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अप बाय 5-10 टाइम्स, 3 to 10 टाइम्स, बट ये सब बैंक्स में डाइल्यूशन बहुत हुई है।
है ना। आप स्टॉक प्राइस मार्केट कैप अगर देखें तो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हैव गॉन अप सो मच, तो वो प्रीवियस हाइज को एक्सट्रापोलेट करना इज अ रॉन्ग असम्पशन। बिल्कुल। ऑटो स्पेस के ऊपर आपकी क्या राय है अगले साल के लिए? क्योंकि इस साल हमने कुछ एक नाम जैसे एमएनएम हो गया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। ऑन द अदर हैंड टू व्हीलर नेम्स हो गए जैसे टीवीएस हो गया जिसने अच्छा काम किया है, लेकिन मारुति ने नहीं अच्छा परफॉर्म किया है। तो किस तरीके से अभी यहाँ पर अप्रोच किया जाए? ईवी पुश एक बार ऐसा लग रहा था कि बस ऐसा बड़ा थीम जो है वो क्रिएट हो रही है और इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे वो ऑटोज़ में हो, ऑटो एंसिलरी में हो। आप किस तरीके से देखते हैं सेक्टर को? देखिए एमएचसीवी में तेजी बननी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए कि 2018-19 वाज द पीक व्हेन इट कम्स टू मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल। तो यहाँ पर तो एक क्लियर ट्रेंड है कि वो टारगेट नंबर्स है 4.5 लाख हेवी ट्रक्स बिकने चाहिए, जो आज की डेट में आगे हैं वो नंबर्स। तो वो लेवल्स, तो डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ट्रैक्टर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है। इलेक्शन ईयर है, कंजम्पशन, रूरल रिकवरी पर बहुत फोकस रहेगा गवर्नमेंट में। आपको कुछ स्कीम्स वगैरह भी देखने को मिलेगी, कंटिन्यूटी ऑफ फूड प्रोग्राम, फ्री फूड प्रोग्राम, वो किसान योजना जो स्कीम है गवर्नमेंट की, PMKAY, वो स्कीम्स में जो फ्री फूड गेन वो सब, और गुड रबी प्रोडक्शन होना चाहिए इस साल। तो एक रूरल रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से टू व्हीलर शुड बी सीन, ये एक काफी हेडविंडेड सेक्टर रहा है आपके लास्ट 5-6 सालों में। कभी BS4 टू BS6 की ट्रांजिशन हो गई, या फिर इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ गए, या रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए, या कोविड हो गया, तो बहुत हेडविंडेड एनवायरनमेंट था। मुझे लगता है कि जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड सिनेरियो है ऑटोमोबाइल स्पेस में फेवरेबल है। रूरल रिकवरी अगर होती है तो ऑटोमोबाइल स्पेस को, ओवरऑल ऑटोमोबाइल स्पेस को इम्पेटस मिलेगा। जो इकोनॉमी से डायरेक्टली कोरिलेटेड है ऑटोमोबाइल स्पेस में, जैसे कि आपके MHCV, वो क्लियरली ऑन द पॉजिटिव साइड है, क्योंकि इंडिया जो ग्रोथ, इंडिया की रियल GDP ग्रोथ 5-6% से ज्यादा ही होनी चाहिए। जो रूरल फोकस्ड है आपके ट्रैक्टर्स या टू व्हीलर, वहां पर क्लियर विजिबिलिटी है। और पैसेंजर व्हीकल्स में बेसिकली premium segment would be the one thing to be watched out for, SUV versus non-SUV। ठीक है, कुछ एक और पॉकेट्स की बात करते हैं, कुछ कंग्लोमरेट्स या स्टॉक्स में जहां पर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखी। उनमें से एक था अदानी ग्रुप, जहां पर बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखी इस साल 2022 में। अदानी स्टॉक्स ने करीब 8.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाई है 2022 में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो हैं क्या कंटिन्यू कर सकते हैं अपने मैजिक को 2023 में भी? देखिए सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही, एंड प्राइवेट केपेक्स की भी रिकवरी की बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडस्ट्रियल्स एंड प्राइवेट केपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी बैलेंस शीट लगा ही रही है पब्लिक केपेक्स को इम्पेटस देने के लिए, एंड प्राइवेट केपेक्स कम्स आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ पब्लिक केपेक्स। तो सो पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी सेक्टर लाइमलाइट में रहेगी। अब जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स विद इन दीज सेक्टर्स काफी री-रेट हो गए, उसमें अर्निंग्स बैकअप होना चाहिए, अदरवाइज वो स्टॉक्स के टाइम करेक्शन से जा सकते हैं। कंटिन्यूअस री-रेटिंग तो बहुत इम्पॉसिबल है, particularly when it comes to capex, construction, industrials। तो अर्निंग्स बैकअप और अर्निंग्स विजिबिलिटी जहां है, प्रोवाइडेड विद फेयर वैल्यूएशन, वही पैसे बनेंगे, जो कि सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स वगैरह में मे बी लुक्स फुली वैल्यू। एक ऐसा भी पॉकेट है जहां पर हमें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखी और वो थे न्यू एज स्टॉक्स, फिनटेक स्टॉक्स। करीब करीब 2 लाख करोड़ की जो वेल्थ है वो इन्वेस्टर्स की वाइप आउट हो गई 2022 में। जिस तरीके से, जिस फैन फेयर से ये कंपनियां लिस्ट हुई थी और जितनी अंडर परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर देखी है, वेल्थ इरोड होते हुए देखी है, उसने डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को निराश किया है, क्योंकि ये नाम बहुत बड़े थे लेकिन डेफिनेटली इन नामों ने परफॉर्म उस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में नहीं किया। क्या आपको लगता है कि 2023 में इन कंपनियों की वापसी हो सकती है, या फिर अब जिस वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहे हैं ये अच्छी वैल्यूएशंस हैं, कंफर्टेबल हैं, यहाँ पर फिर भी कुछ एक कंपनियों में दाव लगाया जा सकता है? बिल्कुल, न्यू एज स्टॉक में जबकि पूरे सेक्टर में वो एक ओवर वैल्यूएशन था, कैपिटल रेज बहुत ही एलिवेटेड वैल्यूएशन पे हुए थे, विच वाज नॉट जस्टिफाइड, ऑब्वियसली मार्केट्स पनिश किया है।
तो इनमें कुछ स्पेसेस में डेफिनेटली वैल्यू है। सब तो नहीं सक्सीड करेंगे, और इवन आफ्टर 75-80% में भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स, न्यू एज कंपनीज में इमेंस वैल्यू है, एंड आफ्टर दीज करेक्टेड वैल्यूएशन यहाँ पर देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जहाँ पर मोनोपोलीज क्रिएट हुई है, वेदर इट बी पेमेंट्स और वेदर इट बी लेट्स से कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेक स्पेस, वहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। जी मनीष जी, बस आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी कि साल 2022 में इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ की लेसन्स आपने देखे, जो लेसन्स इन्वेस्टर्स को लर्न करने को मिले हैं इस साल भर में, और अगले साल उन लेसन्स को सीख करके एक नई तरीके से अप्रोच किया जा सकता है बाजार में और ज़्यादा प्रॉफिटेबल जर्नी रह सकती है? ये द फर्स्ट थिंग इज कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा अमीर बनने की अगर ख्वाहिश है तो वो उसके संग संग रिस्क भी आता है। तो एक डिसिप्लिन वे से अगर, और हमने देखा ही है बाजार किस तरह ऊपर जाता है, किस तरह नीचे जाता है, पीछे मतलब आपको दोनों साइड ऑफ द मार्केट दिखा देता है। तो दो ही इमोशन है मार्केट्स में, ग्रीड और फियर। जहां पर ये इमोशंस एक्सट्रीम्स में स्विंग करते हैं, वही सेक्टर्स, एवरी क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी, एंड इन एवरी अपॉर्चुनिटी देयर बी एक्सेसेस। तो ये अगर बैलेंस लास्ट 3-4 सालों में देखने को और मार्केट से कुछ सीखने को मिला है, तो आई थिंक दिस लेसन कैन बी कंटिन्यूड इनटू कैलेंडर 23, एंड लेसन लर्न विल ओनली गिव एक्सपीरियंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो बहुत लंबी जर्नी है वेल्थ क्रिएशन की इंडियन मार्केट्स में। एक डिसिप्लिन एंड अपनी सेविंग्स को और इक्विटीज में सेफली इन्वेस्ट किया जाए, वाइजली इन्वेस्ट किया जाए। आई डोंट थिंक मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, रिस्क अपने दिमाग में रहता है। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे अगर पोर्टफोलियो तैयार करना हो 2023 के लिए, बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पिछले 2-3 साल में इस बाजार में आए हैं, इस पूरे साल भर में उनको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना भी करने को मिला, लेकिन इसके बाद अब अगर सही तरीके से इस करंट लेवल ऑफ द मार्केट्स में एक पोर्टफोलियो तैयार करना हो तो उसके लिए क्या राय रहेगी आपकी? आई थिंक पूरे मार्केट्स में सब जगह हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। बेसिकली आपको और अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं करना है, अगर ईटीएफ में करना है या बेंचमार्क्स निफ्टी या वो सब लेवल जो, तो आंख बंद करके डाल दीजिए, आपको पैसे बन जाएंगे नेक्स्ट 4-5 ईयर। पर अगर एक्टिव एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, एंड विद इन इंडस्ट्रियल्स प्राइवेट केपेक्स मोर देन पब्लिक केपेक्स, टेक्नोलॉजी, आईटी, एंड कंजम्पशन। एंड कंजम्पशन में बेसिकली आपको डिस्क्रेशनरी, नॉन डिस्क्रेशनरी में चूज करना पड़ेगा। आज की डेट में आई वुड फेवर मोर डिस्क्रेशनरी देन नॉन डिस्क्रेशनरी, बिकॉज मुझको लगता है ग्रोथ इम्पेटस वापस आएगा। क्राइसिस मोमेंट्स में स्टेपल्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा ग्रोथ। सो बेसिकली आईटी, टेक्नोलॉजी, सॉरी आईटी, कंजम्पशन, आपके बीएफएसआई एंड इंडस्ट्रियल्स, ये 4 सेक्टर में अगर आप फोकस करें नेक्स्ट 2 to 3 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, और डिसेंट स्टॉक्स अगर लें, तो ये एक पोर्टफोलियो आपका नेक्स्ट 2 से 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ बने रहने के लिए, इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर राय बताने के लिए कि अगले साल किस तरीके से बाजार आगे बढ़ सकते हैं, और बाजार में अगर पैसा बनाना है तो स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए। इसी के साथ मैं बीटी टीवी की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपकी पूरी टीम को और आपकी पूरी फैमिली को भी। आगे आने वाला साल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो, प्रॉफिटेबल हो, सेहतमंद रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। और तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं बाजार के क्लोजिंग लेवल्स को भी एक बार फिर से। 5 मिनट बचे हैं अभी, इस वक्त भी अगर आप देखें तो 60,870-75 के लेवल्स अभी सेंसेक्स पर नजर आ रहे हैं। करीब करीब आप देख सकते हैं 260 अंकों की यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी एक तरफ देखें 18,110 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं। करीब करीब 0.4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो आज का जो आखिरी दिन है, सेशन है, वो एक तरीके से लाल निशान में ही क्लोज हो रहा है। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बाजार जो है पूरे साल भर में पॉजिटिव नोट पर बंद हो रहा है। 4-4.5% तक की बढ़त लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मूव है वो देखने को मिला है। हालांकि आप ये ज़रूर कह सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं कि इस बार इस साल जो बाजार में रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो गुड ओल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट से डेफिनेटली कम देखने को मिले हैं।
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लोअर पॉइंट जो था बाजार में, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी बाजार में जो रेजिलियंस दिखी है, वही हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि आगे जाते हुए भी भले ही रिसेशन के कंसर्न्स हो, भले ही मैक्रो इकोनॉमिक के कंसर्न्स हो, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं फोकस कर सकते हैं कि बाजार में डेफिनेटली तेज़ी अभी भी देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से सेक्टर्स में आपको तेज़ी या मंदी नज़र आ रही है आज के क्लोजिंग लेवल्स पर। निफ्टी के सभी सेक्टर्स की ओर अगर आप ध्यान दें, एक तरफ आपको दिखेगा कि सेक्टोरल इंडिसेस में अब ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं लाल निशान में स्लिप होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली निफ्टी बैंक पर आप ध्यान दीजिए, निफ्टी बैंक इस समय ऑलमोस्ट 0.5% नीचे, लेकिन 43,000 का जो लेवल है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन ओवरऑल अब देखें तो आप वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग हो रही है। थोड़ा एक बाउंस आपको ज़रूर नज़र आ रहा है लास्ट टिक में, क्या ये सस्टेन होता है? बिकॉज महज 3 मिनट बचे हैं बाजार के लिए। देखना ही होगा कि कितना जल्दी यहाँ से और कितना ज़्यादा रिकवरी आ पाएगी, क्योंकि अभी भी 0.3-0.4% तक की वीकनेस जारी है। निफ्टी बैंक में ही अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अब गिरावट जारी है 0.4% तक के आसपास की। प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा आज परफॉर्म नहीं किया है, ऑलमोस्ट 0.5% तक की गिरावट यहाँ पर भी है। लेकिन पीएसयू बैंक्स यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है पूरी निफ्टी बैंक में से, 1.7% तक की तेज़ी है। मेटल्स की चमक बरकरार है, ऑलमोस्ट 0.6% तक की तेज़ी लेकर ये बंद हो रहा है सेक्टर। रॉयल्टी स्पेस डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फुट नोट पर बंद हो रहा है 0.9% तक की तेज़ी लेकर। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे शुरुआती के सेशन में, फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में, अब यहाँ पर भी वीकनेस नज़र आ रही है। निफ्टी आईटी इस समय 0.3% तक की वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। फार्मा स्पेस ऑल्सो डाउन टिक के साथ 0.3% की वीकनेस यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इन दोनों ही सेक्टर्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0.3% तक की वीकनेस है। इसके अलावा अगर आप देखें ऑटो स्पेस, यहाँ पर भी 0.25% तक की गिरावट नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो इस समय लाल निशान में फिसल चुके हैं। ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझोले शेयरों के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मूव है। डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड है। हालांकि ऊपरी स्तरों से एक कमजोरी आई है, आप देख सकते हैं कि दिन के निचले स्तरों के करीब ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो हैं वो क्लोज होंगे, लेकिन 0.8% तक की बढ़त लेकर, करीब 80 अंकों की बढ़त लेकर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स क्लोज हो रहा है। दूसरी ओर मिड कैप के ऊपर ध्यान दें तो आधे प्रतिशत तक की मजबूती यहाँ पर, तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में से देखने को मिल रही है। 31,509 तक के लेवल्स हैं, 150 अंकों की बढ़त लेकर। आप देख सकते हैं पूरे दिन भर की चॉपीनेस के बाद एक स्लाइड आया और उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन अभी भी जो तेज़ी है वो बरकरार है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में। इंडिया विक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुरुआती सेशन में करीब 2-3% तक की तेज़ी थी, 2-3% तक की गिरावट थी। यहाँ गिरावट कम हुई है, 0.45% तक की गिरावट है, 14.7 तक के लेवल्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि अभी भी वॉलेटिलिटी की ओर ज़्यादा इशारा देखने को मिल रहा है। निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो जो क्लोजिंग हो रही है महज 1 मिनट बाद, आप क्लियरली देख पा रहे हैं 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस के साथ बंद हो रहे हैं निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से, पर 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां तेजी है। कौन से स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा प्रेशर नजर आया आप देख लीजिए, क्योंकि आज बाजार क्लोजिंग रेड में हो रही है। इसी में पहले आपको निफ्टी के टॉप लूजर्स बता देती हूँ। SBI लाइफ यहाँ पर 2% तक की गिरावट है, भारती एयरटेल 1.5% तक की गिरावट के साथ, ICICI बैंक, ग्रासिम और HDFC यहाँ पर 1.5 से 2% तक की गिरावट लगातार जारी है। ये कुछ टॉप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर है। आयशा मोटर्स भी आप देख सकते हैं, ITC FMCG पैक का लीडर, यहाँ पर भी 1.5% तक की वीकनेस है। वॉल्यूम से अच्छी खासी है, जहाँ से प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स में से HDFC दिग्गज स्टॉक, जिसकी वजह से क्लियर तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर है, 1.5 से 1.25% तक की गिरावट। L&T कैपिटल गुड स्पेस का मेजर 1.1% तक की गिरावट। FMCG स्पेस से आप देख लीजिए, आपने ITC देखा था, अब नेस्ले में भी 1.25% तक की वीकनेस जारी है। तो ये निफ्टी के तो कुछ टॉप लूजर्स हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स लगातार वॉलेटाइल स्टॉक यहाँ पर पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिला है। ऑन द टॉप साइड अगर आप देखें, जहाँ पर आज आउट परफॉर्मेंस दिखी बावजूद इसके कि एक चॉपीनेस के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व, हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस जो है लाल निशान में बंद हो रही है, बजाज फिनसर्व ने अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए है, 2.5% तक के आसपास की तेजी यहाँ। बजाज ऑटो, टाइटन कंज्यूमर स्पेस से 1.6% ऊपर, दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ONGC ऑयल एंड गैस स्पेस का अपस्ट्रीम लीडर, यहाँ पर 1.5% तक की तेजी। कोल इंडिया में 1.5% तक की बढ़त। BPCL में भी अगर आप देखें तो क्लियर तौर पर तेजी नजर आ रही है। क्लोजिंग लेवल्स अब आपकी स्क्रीन पर, बाजार बंद हो चुका है 2022 के लिए। जो क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स और निफ्टी की, वो आप एक बार फिर से देख लीजिए, 60,840, 60,840 के लेवल्स नजर आ रहे हैं आपको सेंसेक्स पर। आज का क्लोजिंग लेवल 2022 के आखिरी लेवल सेंसेक्स पर ऑलमोस्ट 0.5% नीचे।
वहीं निफ्टी के ऊपर भी आप ध्यान दें तो 18,105 के लेवल्स पर निफ्टी बंद हो रहा है, 85 अंक नीचे, आधे प्रतिशत तक की गिरावट के साथ। छोटे मझौले शेयरों में बढ़त, निफ्टी बैंक में गिरावट, ओवरऑल यही पिक्चर है आखिरी सेशन की। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन फिर लौटेंगे नए साल में, आपके साथ मुलाकात होगी, मार्केट्स की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप सभी को बीटी टीवी की पूरी टीम की ओर से, बीटी बाजार की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नववर्ष के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और बहुत ही प्रॉफिटेबल और सेहतमंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस शो पर बने रहने के लिए।